नमस्कार दोस्तों, मैं आपका इंग्लिश गुरु दीपक मेहता आज एक बार फिर आपके सामने इंग्लिश ग्रामर के एक टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यदि ये टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही आपकी कमेंट और आपका लाइक भी आप इस चैनल को दीजिए ताकि मेरे को पता चले कि चैनल कैसा है, मेरा पढ़ाना में कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है तो मैं कर सकता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने टेंस के टॉपिक को लेकर आया हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। क्या होता है? अधिकतर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टेंस से क्वेश्चन आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले, तो हमारे लगभग ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। एक छोटा सा प्रयास आपके सामने मैं करने जा रहा हूँ। प्रेजेंट सिंपल टेंस को यदि हिंदी सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हिंदी पहचान में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं ऐसा लिखा हुआ था। जैसे कि वह जाता है, वह पढ़ता है, वे आते हैं, वे खाते हैं, वह जाती है, वह है ना कुछ लिखती है, ऐसा कुछ पीछे ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं ऐसा हिंदी सेंटेंस में लिखा हुआ आता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हमको जब भी क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो हमको अधिकतर जो यूज करना है वो इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को ही यूज करना होता है। इस वर्ब को पढ़ना होता है। एक सब्जेक्ट वर्ब में एग्रीमेंट का टॉपिक आता है, उसके अंदर भी इस चीज को पढ़ना होता है। तो ये टॉपिक हमारे लिए 2-3 जगह काम आ सकता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो इसकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो डू और डज होती है, और मेन वर्ब जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस, ईएस, आईएस भी लगता है। अब ये एस, ईएस, आईएस कब लगता है, कहां, कौन से सब्जेक्ट के साथ में लगता है, डू कहां लगता है, डस कहां लगता है, इसके एक छोटी सी टेबल आपके सामने प्रस्तुत की मैंने। यदि हमारा सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, ईट है या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमको अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस, ईएस, आईएस लगाना है। मतलब हमारा सब्जेक्ट यदि इस कैटेगरी का है तो हमको एस, ईएस, आईएस को लगाना पड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। यदि एग्जाम्पल देखते हैं तो ही के साथ में देखो हमने प्लेस किया हुआ है। उसी तरह से यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में आई, वी, यू, दे हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट और प्लूरल का कोई सब्जेक्ट दिया हुआ है, चिल्ड्रन है ऐसा कोई सब्जेक्ट दिया है, राम एंड मोहन दिया हुआ है, तो उस समय हमको वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म को ही यूज करना है। जैसे हमने लिखा आई प्ले, तो यहाँ पे हमने एस, ईएस को यूज नहीं किया है। तो एस, ईएस कहां पर यूज होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारी डू डज हेल्पिंग वर्ब को हम यूज नहीं करते हैं। ये टेंस ऐसा है जिसमें हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं किया जाता अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। डू डज जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होती। यहाँ पे सीधी मेन वर्ब ही अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होती है। और उसके अंदर भी दोनों डिफरेंस हमको ध्यान में होना चाहिए कि सब्जेक्ट यदि आई, बी, यू, दे या प्लूरल का है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। सब्जेक्ट अगर ही, शी, ईट है या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस, ईएस, आईएस लगेगा ही लगेगा। उसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो ही, शी, ईट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ जब डज का यूज करेंगे तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस को यूज नहीं करते, क्योंकि डज के अंदर पीछे ही ईएस लगा हुआ है। हमारी जो मेन हेल्पिंग वर्ब डू है, लेकिन सिंगुलर के साथ में डज आती है तो उसके अंदर ईएस लगा हुआ है, इसलिए हमको वर्ब मेन वर्ब के साथ में एस, ईएस लगाना नहीं है। उसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमको डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना होता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे आई, वी, यू, दे के साथ में या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में तो हम डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाता है। जैसे आपके सामने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, ही डज नॉट नो, आई डू नॉट नो, डज ही हेल्प मी, डू आई हेल्प मी। ऐसा एक टेबल जो है ये आपके सामने हल्की सी आपको प्रस्तुत की है जो आपको एक मदद करेगी। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर आपके सामने 2 मैंने टेबल जैसा कुछ बना रखा है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है BOY और BOYS। जब किसी नाउन के अंदर अगर हम एस लगाते हैं तो वो नाउन प्लूरल बन जाता है। जैसे BOY वो सिंगुलर है, BOYS लगा है तो वो प्लूरल बन गया है। लेकिन उसी तरह से यदि किसी वर्ब के पीछे एस लगता है तो वो सिंगुलर बन जाती है। इस बात को बड़ा ध्यान रखने की बात है, बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आती है कि वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल कैसे पता चलेगा। यदि किसी वर्ब के पीछे एस, ईएस, आईएस लगा हुआ है तो वो सिंगुलर कहलाती है। यदि उसके पीछे एस, ईएस, आईएस लगा हुआ नहीं है तो वो वर्ब अपने आप में प्लूरल होती है। इस टेबल को देख के आपको पता चल जाएगा। हमने अपनी छोटी क्लासों में सिंगुलर प्लूरल के नियम पढ़े हुए हैं, तो सिंगुलर प्लूरल का जो नियम था वो नाउन का था, वो ये था हमारा। लेकिन अभी वर्तमान के अंदर टेंस के अंदर वही के वही नियम लागू होते हैं, लेकिन वो वर्ब के लिए लागू होते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होता है? यदि वर्ब के पीछे एस, ईएस, आईएस लगा है तो वो सिंगुलर कहलाती है। आपके सामने एग्जाम्पल है, इसके पीछे एस लगा, ये सिंगुलर है, और कुछ भी नहीं लगाती, वर्ब हमारी क्या बन रही है? प्लूरल की बन रही है। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे सामने। दूसरा जो यूज होता है कि एस कहां लगाना, ईएस कहां लगाना, आईएस कहां लगाना, तो अपनी छोटी क्लासों में हमने इसको पढ़ा हुआ है नाउ नंबर के नियम के अंदर। तो उस नंबर के जो नियम है वही के वही नियम यहाँ पे अप्लाई होते हैं।
यदि किसी शब्द का, किसी वर्ब का अंतिम लेटर, लास्ट लेटर ऑफ ए वर्ब इज ओ, डबल ओ, एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स, जेड हो तो उसके पीछे हम ईएस लगाते हैं। जैसे हमने पुश, पुश का जो अंतिम लेटर है वो एस एच आ रहा है, हमारे यहाँ पे क्या लग रहा है, ईएस लग रहा है। पास का अंतिम लेटर जो डबल एस आ रहा है, हमने इसके पीछे क्या लगाया हुआ, ईएस लगाया। उसी तरह गो का अंतिम लेटर ओ आ रहा है, हमने इसके पीछे ईएस लगाया। अगला जो नियम होता है वो आईएस का नियम होता है। आईएस क्या चीज है, तो यदि किसी वर्ब का लास्ट लेटर वाई दिया हुआ, क्या दिया हुआ, वाई, और उस वाई के पहले कॉन्सोनेंट दिया हुआ है। अब कॉन्सोनेंट क्या चीज होती है वो हमको ध्यान बनाना चाहिए। तो ए ई आई ओ यू, हमारे जो अल्फाबेट होते हैं 26, उसमें ए ई आई ओ यू ये हमारे वोवेल्स कहलाते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ जितने भी अल्फाबेट है, 21 अल्फाबेट जो है हमारे 21 प्रकार के, वो हमारे सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। यदि वाई के पहले कॉन्सोनेंट दिया हुआ है तो वाई को हटा करके आईएस लगाते हैं, रिप्लेस करते हैं आईएस को, वाई को हटा करके आईएस को वहां पे लगाते हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल है वाई, इस वाई के पहले हमने ये कॉन्सोनेंट दिया हुआ है एल, तो हमने वाई को हटा के क्या किया, आईएस किया हुआ है। आप देख सकते हैं एग्जांपल। अगला जो नियम होता है वो एस का नियम होता है। यदि किसी वर्ब का लास्ट लेटर वाई दिया हुआ है और वाई के पहले वोवेल दिया हुआ, ए ई आई ओ यू में से कोई लेटर दिया हुआ है, तो वाई के बाद हम क्या करते हैं, एस को लगाते हैं। किसको लगाते हैं, एस को लगा देते हैं। वाई के बाद किसको लगाते हैं, एस को लगाते हैं। जैसे हमने लिखा पी ए वाई, तो वाई के पहले ए वोवेल हमारा आ रहा है, तो हमने इसके पीछे एस लगाया हुआ है। बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ वर्ब होती है उन रेस्ट ऑफ वर्ब के साथ में हम एस लगाते हैं। एक छोटा सा ये नियम हमारा एस ईएस का है। बात करते हैं यूजेस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस के बारे में बातचीत करते हैं। यूजेस क्या चीज होती है, किस जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज किया जाता है। तो पहला यूजेस है यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए, जो सनातन सत्य है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब ये सन राइजेज इन द ईस्ट जो है वो हमारा हमेशा पूर्व में ही उगेगा सूर्य, तो सनातन सत्य, इसको कोई झूठा साबित नहीं कर सकता। ऐसी चीजों को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। दूसरा इसका यूजेस है हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए। कोई हैबिट है हमारी, उस हैबिट को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। जैसे कि मैं रोज मंदिर जाता हूँ, तो ये मेरा हैबिट हो गया, तो आई ऑलवेज गो टू टेम्पल, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इसको हैबिचुअल एक्शन को बताते हैं। तीसरा जो होता है साइंटिफिक फैक्ट को बताने के लिए, विज्ञान ने जो भी तथ्य दिए हैं वो एक प्रूव करने के बाद दिए हुए हैं, तो इन वैज्ञानिक तथ्यों को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी जो है वो 100 डिग्री के ऊपर ही उबलेगा। हम चाय बनाते हैं, खाना बनाते हैं, सब्जी बनाने के लिए या दाल बनाते हैं, तो वो जो दाल कब पकती है, वो 100 डिग्री टेम्परेचर जब होगा तभी वो पकने वाली है। तो ये साइंस ने हमको बताया कि 100 डिग्री टेम्परेचर पर दूध उबलता है, पानी उबलता है। मैथमेटिकल फैक्ट को बताने के लिए, गणित का जो फैक्ट है उसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। 2 और 2 4 ही होते हैं, 5 नहीं हो सकते या 22 नहीं हो सकते हैं, तो वो भी प्रूव किया हुआ होता है। उसी तरह से ज्योग्राफिकल फैक्ट को बताने के लिए भूगोल ने जितने भी फैक्ट हमको दिए हैं वो भी प्रूव किए हुए हैं। जैसे पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ, अपने एक्सिस पे घूमती है, ये सभी उन्होंने प्रूव किया हुआ है। तो ऐसी चीजों को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। अगला जो पॉइंट है प्रोवर्ब्स को बताने के लिए, कोटेशन को बताने के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम कोटेशन को बताने के लिए प्रयोग में लेते हैं, या प्रोवर्ब्स जितनी प्रकार की हमारी कहावतें हैं, अच्छे कोई वाक्य, सद विचार हैं, सद वाक्य हैं, इनको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। जैसे कि होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अब ये कभी वाज नहीं हो सकती या विल भी नहीं हो सकती, ये हमेशा प्रेजेंट में ही रहेगी। उसी तरह से लाइव टेलीकास्ट को बताने के लिए, कोई हमारे सामने घटना घटी उसको हम किसी सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो लाइव टेलीकास्ट को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रयोग में करते हैं। रोहित हिट 6 इन द मैच, है ना, रोहित ने मैच में छक्का लगाया, इतनी सेंचुरी मारी थी, ये जो प्रेजेंट में हमने देखा हुआ है उसको हम जब किसी को बता रहे हैं लाइव टेलीकास्ट को, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम उसको बताते हैं। कोई हिस्टोरिकल इवेंट है, कोई ऐतिहासिक घटना है जिसको हम ड्रामे के रूप में प्रस्तुत करें, जैसे कि मैं महाराणा प्रताप हूं, ऐसा बोलना पड़ेगा। उस समय बैटल ऑफ पानीपत बिगिंस, पानीपत का युद्ध शुरू हुआ, तो हमको पास्ट में नहीं बोलकर उसको प्रेजेंट बोलना पड़ेगा, क्योंकि उस समय हमारे सामने वो घटना घटने वाली है, उसको हम प्रेजेंट में ऐसे बताएंगे। न्यूज़पेपर की हेडलाइन जो भी होती है उसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज में लेते हैं। जैसे सीएम अनाउंसेस टू प्रोवाइड फ्री ड्रेस टू एवरी स्टूडेंट, हर बच्चे को सीएम ने अनाउंस किया कि इनको स्कूल की यूनिफॉर्म दी जाएगी, ऐसा। तो अखबार की न्यूज जो होती है हेडलाइंस, उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताते हैं। यूजेज हमारा वो है इंपेरेटिव सेंटेंस को बताने के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस को बताने के लिए यूज करते हैं। ये इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत गजब की चीज है। हम अधिकतर अंग्रेजी स्पोकन क्लासेस अटेंड करने जाते हैं, स्पोकन क्लासेस को हम कोचिंग लेते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ यदि आप इंपेरेटिव सेंटेंस को यूज करते हैं तो आपका 80% आप अंग्रेजी को बोल लेते हो।
जहां तक आपको ज्यादातर यूज करना होता वो इंपेरेटिव सेंटेंस से काम हो सकता है। और इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या चीज है, तो ये कुछ कैटेगरी मैंने बता रखी। ये इतने प्रकार के हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ सेंटेंस होता है, प्लीज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काइंडली प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट या डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेट ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या लेट्स या लेटर्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सारे हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस के तरीके हैं सेंटेंस बनाने के। यदि हम इनको यूज करते हैं तो ये इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आ रही है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए ही यूज होती है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो करता है। जैसे हमने लिखा है सिट डाउन, स्टैंड अप, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे सेंटेंस। प्लीज के साथ में हमने सेंटेंस को शुरू किया तो प्लीज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी आ रही है। काइंडली ग्रांट मी लीव, अभी जब हम स्कूल के अंदर एप्लीकेशन लिखते आते हैं तो काइंडली ग्रांट मी लीव लिखते हैं, लेकिन हमको पता भी नहीं था वो काइंडली ग्रांट मी लीव क्या चीज है। आज आपको पता चलेगा काइंडली ग्रांट मी लीव वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, जबकि हम बहुत ज्यादा इसको यूज किया हुआ, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि ये क्या चीज है। उसी तरह से डोंट के साथ में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया हुआ है, नेवर के साथ में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया हुआ है, लेट के साथ में ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या लेट के साथ लेट्स या लेटर्स के साथ में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया हुआ। ये सारे हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। उसी तरह से बी वर्ब को या है वर्ब को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। मैंने अपनी एक अगली क्लास के अंदर वर्ब वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि बी और हैव जो है वो हमारे एक्सुलरी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम उसको यूज करते हैं। लेकिन मैंने उसमें आपको बताया था यदि वो सिंगल यूज में आ रही है तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो करती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को शो करती है, मेन वर्ब के रूप में काम आती है। जैसे आपके सामने लिखा है आई एम, तो ये एम, आई हैव तो ये हैव, ये सिंगल यूज में आ रही है, तो यहाँ पर एज है वो मेन वर्ब हमारी काम में आ रही है। और कोई आपसे पूछे कि ये कौन सा टेंस है तो आपको उसमें प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको बताना है। यदि वो एम अकेला आ रहा है, इज अकेला आ रहा है, या आर अकेला आ रहा है, या हैज अकेला है, या हैव अकेला यूज में हो रहा है, आई हैव ए कार, ही हैज ए फ्रेंड्स, तो हैज हमारा मेन वर्ब के रूप में यूज होता है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहा जाएगा। ऐसा एक ये हमको ध्यान रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अगला यूज है वो है ओपन कंडीशन को बताने के लिए। इसके पहले मैंने क्लास में कंडीशनल सेंटेंस को बताया हुआ है। तो कंडीशनल सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, ओपन कंडीशन, हाइपोथेटिकल कंडीशन और अनफुलफिल्ड कंडीशन। ऐसे तीन प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। उसमें से ओपन जो कंडीशन होती है उसको प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में बताते हैं। ये जो हमारे इफ क्लोज का जो सेंटेंस होता है, इस इफ क्लोज के सेंटेंस के अंदर जो ये वर्ब आ रही है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की वर्ब है। और दूसरे जो मेन क्लोज होता है उसमें शेल, विल, कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये फ्यूचर सिंपल टेंस होता है। ये हमने अपनी अगली क्लास में इसको पढ़ा हुआ है। यहाँ पर इफ क्लोज, जिस सेंटेंस के पहले इफ लगा हुआ उसको इफ क्लोज कहते हैं, और दूसरा जो सेंटेंस होता है वो मेन क्लोज कहा जाता है। इफ क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस एस या नेगेटिव होने पर डू, डज, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और मेन क्लोज के अंदर शेल, विल, कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम यूज करते हैं। दूसरा जो यूजेस है परमानेंट एक्शन को बताने के लिए, इनहेरेंट क्वालिटीज को बताने के लिए, या जनरल नेचर को बताने के लिए। जैसे हम लोग कान से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, ये हमारा जनरल नेचर है। गुलाब की खुशबू मधुर होती है, रोजेस स्मेल स्मेट्स, कांटा चुभता है तो कांटे की प्रकृति है। तो ऐसी कुछ क्वालिटीज जो हमारे अंदर होती है उसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करते हैं। कुछ फ्यूचर के काम ऐसे होते हैं जिसकी हम पहले से प्लानिंग कर ली होती है, प्री प्लान होते हैं या फिक्स प्रोग्राम होता है हमारा, उसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करते हैं। जैसे कि मैं नेक्स्ट मंडे को इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो हमने यहाँ पे विल की जगह पर हमने क्या यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया हुआ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज किया हुआ है। बात करते हैं अगले यूजेस के बारे में। जब दो क्लोजेस को व्हेन, बिफोर, आफ्टर, अनलेस, स्टिल, अनटिल, एज सून एज से अगर जोड़ा जाता है तो टाइम क्लोज का जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, और मेन क्लोज का जो सेंटेंस होता है वो फ्यूचर सिंपल टेंस में होता है। अब टाइम क्लोज क्या चीज है और मेन क्लोज क्या चीज है, तो इसके पहले हमने जो अपनी यूजेस पढ़ा था कंडीशनल सेंटेंस वाला ओपन कंडीशन, वो वैसा का वैसा ही है। ओपन कंडीशन जहां यूज होती है वैसे वैसे हम इसको भी यूज करते हैं। जैसे लिखा था व्हेन ही कुक्स फूड शी विल ईट, तो यहाँ पे व्हेन क्लोज है, ये हमारा टाइम क्लोज है, ये हमारा मेन क्लोज है। यहाँ पर हम इफ भी लगा दे तो भी इफ क्लोज हो जाएगा, ओपन कंडीशन हो जाएगी। इफ ही कुक्स फूड शी विल ईट इट। तो इफ क्लोज हो या टाइम क्लोज हो, कोई भी सेंटेंस हो, हमको उसमें फ्यूचर सिंपल टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करना, और मेन क्लोज में फ्यूचर सिंपल टेंस को हम यूज करते हैं। कुछ कीवर्ड्स होते हैं अंग्रेजी के अंदर, कीवर्ड का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हमको फिल इन द ब्लैंक्स वाले सेंटेंस में लगभग हमारा 90% काम कीवर्ड से हो जाता है। तो ये ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, समटाइम्स, जनरली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, रेयरली, रेगुलरली, डेली, एवरी प्लस टाइम, ईच प्लस टाइम, ऑन प्लस डे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूजडे,
इन द प्लस टाइम, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, ऐसा अगर ये कुछ कीवर्ड हमको दिए जाते हैं तो हमको उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस को भरना होता है। आपके सामने अभी कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने। यहाँ पे हमने लिखा राम ओपन, ओपन दिया हुआ है और हमको ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है, तो हमको यहाँ पे क्या भरना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस भरना है। फिर हमने देखा सब्जेक्ट कौन है, तो उसके हिसाब से हमको एस लगाना है। यहाँ पर नेवर दिया हुआ है तो हम क्या भरेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से लाइक भरेंगे। उसी तरह से हिंदी के सेंटेंस बनाने के लिए भी हमको इस टेंस को यूज करना आना चाहिए। हिंदी की विशेषता ये होती है कि हिंदी में वर्ब जो होती है वो लास्ट में होती है और इंग्लिश में जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के बाद होती है। ये डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्ब यहाँ पीछे आ रही है। हिंदी में वर्ब कहाँ आती है, लास्ट में आती है, और इंग्लिश में वर्ब कहाँ आती है, सब्जेक्ट के बाद में आती है। तो हमको इस वर्ब को देखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या पहचान देगी, ता है ती है दे रखा है, तो हमको प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा ही गोज टू स्कूल एवरी डे। इसमें सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर प्लेस आता है, फिर टाइम आता है। ऐसा हमारा एक सर्कल होता है, एक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस बनाने का। कोई चीज नहीं दी इसे, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, हमने इसको यूज नहीं किया, सब्जेक्ट वर्ब प्लेस और टाइम को यूज किया हुआ है। ऐसा एक हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा, और यदि आपको पसंद आता है तो आगे इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि ये ज्ञान गंगा अधिक से अधिक लोगों में प्रभावित हो सके। धन्यवाद।